वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर विच इज़ ओरल कैंसर और उससे रिलेटेड सारे जितने भी मिथ्स है और बहुत सारी चीज़ें। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी है जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत। ही इज़ फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Thank you, Nishan. Thank you so much. And first of all, I want to thank you all my viewers जो भी हमारी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है ओरल कैंसर के बारे में। कुछ हम टोबैको से रिलेटेड बातें करेंगे कि कैसे टोबैको ओरल कैंसर को कॉज कर रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने सेलिब्रेट किया है 2 दिन पहले, 31 मई को था। तो आज के लिए सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। ओके सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि स्लोगन क्या रहा था इस बार का? जैसे हर बारी नो टोबैको डे का WHO जो सेलिब्रेट करती आ रही है वो एक थीम देती है। इट्स नॉट अ स्लोगन, इट्स अ थीम वैसे। तो इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि वी हैव टू कीप आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री। मतलब कि हम अपने बच्चों को, घर के जो यंगर जनरेशन है, एडोलेसेंट्स हैं, उनको तंबाकू की इंडस्ट्री से दूर कैसे रख सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वी आर मतलब बच्चे जैसे एम्प्लॉयड कई बार होता है चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं टोबैको इंडस्ट्री में, वो भी एक एस्पेक्ट है इसका कि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप गांव में चले जाओ जहां तंबाकू की खेतीबाड़ी हो रही है, किसान तो लगे हुए हैं लेकिन वहाँ चाइल्ड लेबर भी साथ में चलती है। True. पत्ते उतारने, उसके सुखाने, इन सब कामों में लेडीज एंड चिल्ड्रन दे आर इक्वली इन्वॉल्व। पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस थीम का ये था कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ की बात करें, अगर हम सिटीज़ की बात करें, यहाँ पे बच्चों को कैसे दूर रखा जा सकता है। आप देखोगे या ऑडियंस को भी पता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तंबाकू, अगर हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या हम कोई भी OTT मीडिया देख रहे हैं, हर एक जगह नीचे एक लाइन लिखी आ जाती है, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। मुकेश को तो सब जानते हैं। मुकेश को जानते सब हैं, एग्रीड। लेकिन फिर भी अगर हम नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, हॉटस्टार, किसी भी आप OTT की बात करो, बीच में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है अल्कोहल का या तंबाकू का या सिगरेट का। अब आप कबीर सिंह मूवी सबने देखी है राइट? तो उसमें क्या भाई, उसका मतलब गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया या ब्रेकअप हो गया तो सीधा सिगरेट उठा लिया, अल्कोहल उठा लिया। तो यही चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में। तो अब स्पेशली हम लोग मेडिकोज हैं, हमें पता है। अब हमें ये, अगर हम ये मूवी देख रहे हैं या कोई फर्स्ट ईयर का BDS या MBBS का बच्चा देख रहा है, उसको क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि भैया जब मन किया सिगरेट जला लिया, हॉस्टल में सिगरेट पी रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मीडिया का टोबैको इंडस्ट्री मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो इन्फ्लुएंस करती है थ्रू मीडिया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टॉप होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा, ठीक है गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है। सिगरेट के पैकेट पे मुकेश की फ़ोटो है, किसी की भी फ़ोटो है, XYZ बंदे की, पर उसको देख के वो इसलिए बनाया गया है कि भाई बंदा खरीदे तो उसको डर लगे। हाँ, है ना? लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है इशू, यहाँ पे आपको खुले सिगरेट मिल जाते हैं, है ना? लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यू कैन नॉट बाय लूज सिगरेट, आपको पूरा का पूरा पैक खरीदना है। लोग वहाँ पे भी खरीदते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्या अगर हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा चलन चालू हो जाए कि पूरा का पैक खरीदना है, तो एक कुछ जनता मेरे ख्याल से हटेगी, क्योंकि एकदम से इतने अमाउंट निकालना, एक सिगरेट 10-15 रुपए का जितने का भी आ रहा है, और वही 20 के पैक के खर्चा करना, तो बंदा कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट को सोच के चलेगा कि यार चल आज रहने देते हैं, कि पूरी डिब्बी क्यों खर्चूं। और जब डिब्बी खरीदेगा तो वो देखेगा भी अभी सिर्फ जो तंबाकू बेच रहा है या सिगरेट बेच रहा है वही दुकान वाला ही देख रहा है। बंदा तो खुला सिगरेट लेके पी लेता है अपना कस्टमर जो है। तो मेरे ख्याल से जो OTT मीडियाज हैं, पेपर्स हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप देखोगे अल्कोहल की डायरेक्टली ऐड नहीं है, बट वो सोडा फॉर्म में दिखा देंगे, बकार्डी सोडा। तो ये आपको मिसलीड करती हैं। किंगफिशर, बैग पाइपर, आप नाम लो, मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं ऐसे। जैसे तो, पान पराग, कदमों में दुनिया। हाँ, ये है हमारा, जिसके अजय देवगन ऐड कर रहे हैं, शाहरुख खान भी हैं उसमें, सब आ गए हैं उसमें, अक्षय कुमार भी आ गए अब तो, दाने दाने में केसर का दम, है ना? तो वो सब मिसलीड है। अगर आप बाजार में वो चीज़ खरीदने जाओगे तो उसमें खैनी भी है, उसमें तंबाकू भी है, सब कुछ है।
तो ये बेसिकली बस एक तरह से हम बच्चों को मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ पा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ऐसी स्टेज पे अगर बच्चा है जहाँ पे वो प्रोफेशनल कॉलेज में एंटर कर रहा है या 11th-12th में है, जहाँ पेरेंट्स का कई बार रहता है कि पूरा सपोर्ट नहीं रह पाता, मान लो बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है ना, तो एकदम से आइसोलेटेड जगह है ना, तो वहाँ ये सब चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को। स्पेशली अगर हम अपने इस एरिया की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क की बात करो आप, तो यहाँ सिर्फ कॉलेजेस ही कॉलेज हैं, पेरेंट्स तो नहीं है, रेजिडेंशियल बहुत कम है। तो ऐसे में जहाँ जहाँ जितने खोखे खुले हुए हैं और ये एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस बार की थीम यही थी कि नो टोबैको डे की, कि वी हैव टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वी हैव टू सी दैट। हम क्या कर सकते हैं, द बेस्ट एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, एट अ कॉलेज लेवल, एट अ हॉस्पिटल लेवल, वी आर डूइंग दैट। तो ये है आज इस बार की थीम। ओके सर, सो सबसे पहला क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर लोग जो जानना चाहते हैं वो ये है कि जो ओरल कैंसर जब होता है पूरे मुंह में होता है या कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा होता है, या कोई ऐसा मतलब कुछ एरिया स्पेसिफिक है? नहीं, ऐसा कुछ एरिया स्पेसिफिक नहीं होता कि भाई पूरा का पूरा मुंह भरा हुआ टाइप आपको दिखेगा। वो केसेस हम देखते हैं, वो मुकेश वाले केस है ना, क्योंकि वो एंड स्टेज केसेस है ना। लेकिन जब इनिशियल स्टेज की बात करें तो इनिशियल स्टेज कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। तो बिकॉज वी कीप ऑन सीइंग पेशेंट्स, हम लोग रोज काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं। ओरल कैंसर एक टर्म यूज करी जाती है, लेकिन कई लोगों को, ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, ओरल कैंसर से पहले एक ओरल प्री कैंसर भी होता है। मतलब अगर आप डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर उसको उस स्टेज पे कैच कर ले तो वो रोकी जा सकती है। स्पेशली सारे कैंसर्स की अगर हम बात करें, हर कैंसर प्रिवेंटेबल है अगर आप उसको सही टाइम पे, सही स्टेज पे अगर हम डायग्नोस कर लें। मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम आर प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। देयर आर टू थिंग्स, प्रिवेंशन एंड क्योर। तो वो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन टाइम शुड बी करेक्ट। तो टाइम हमें कैसे पता चलेगा क्या टाइम है, किस टाइम पे कराना है? तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ओरल कैंसर से एक्चुअली मैं आने वाला था उस क्वेश्चन पे भी। हाँ, तो चलो मैं बताता हूँ। ओरल कैंसर को हटते हैं, अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। वो भी काफ़ी कॉमन है, इंडिया में काफ़ी कॉमन है, लेडीज़ में हो जाता है। तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट सबको पता होगा, मैमोग्राफी है। तो मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ लेगा। उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट सही से किया जाए तो इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, दोनों चीज़ें हो गई हमारी, राइट। तो अब मैमोग्राफ्स जो हैं साल में 2 साल में एक बारी लेडीज़ को करा लेना चाहिए। मीनोपॉज के बाद भी कहते हैं, लेकिन अर्ली 30s से हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर है, वो भी काफ़ी कॉमन है लेडीज़ में, उसके लिए स्मीयर्स होते हैं, तो वो करवा सकते हैं टेस्ट। ऐसे ही ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग क्या है, आपको हर 6 महीने में या 1 साल में, स्पेशली वो लोग जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म का, सिगरेट पी रहे हैं, खैनी जर्दा तंबाकू खा रहे हैं, खाने वाला तंबाकू जो होता है, तो उनको स्पेशली एक बारी एटलीस्ट डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए 6 महीने में, साल में। या खुद सेल्फ स्क्रीनिंग टूल्स भी आते हैं आजकल, तो वो लोग खुद भी देख सकते हैं इफ़ दे आर वेल वर्स्ड, अगर उनको समझ आ पा रहा है। लेकिन हमारी, आप लोगों ने देखा है, सबको पता है कि ओरल कैविटी या मुंह का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। खुद एग्जामिन करना, वो भी शीशे में, उल्टा दिखता है सब कुछ, तो एक कन्फ्यूजन रहती है। तो बेटर यही है आसपास कोई डेंटिस्ट हो उनको दिखाइए। अगर नहीं समझ आ रहा है, वैसे ओरल कैंसर को जो पकड़ सकते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे देख के ट्रीट कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं, वो ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि डेंटल में ही एक अलग ब्रांच है, तो वो आप करवा सकते हैं। ओके। हाँ, और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि पूरे मुंह में हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओरल कैंसर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में, ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर कहीं पे स्टार्ट हो सकता है। कईयों को जीभ पे हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा छाले से स्टार्ट होएगा, और आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको सही नहीं किया जाए तब वो बढ़ना शुरू होता है। या किसी को सिर्फ ऐसा लगेगा, महसूस होगा गाल कट रहा है, गाल कट रहा है, वो जब 2 महीने 3 महीने कटते कटते एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू द ओरल कैंसर। कईयों को सिर्फ मुंह में जलन रह रही है, छिला छिला सा लग रहा है गाल, वो भी ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। मुंह कम खुलना, ठीक है, लोग, अब ऐसा नहीं है कि छाला हो गया या कुछ हो गया, मुंह कम खुल रहा है, वो भी तंबाकू की वजह से हो रहा है, हमारा गुटखे की वजह से, तो वो भी फर्दर स्टेजेस में ओरल कैंसर में प्रोग्रेस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मुंह में बहुत बड़ा छाला एकदम से रातों रात उग ये जाएगा। आपने जो प्री कैंसरस बताए थे वो? हाँ, ये प्री कैंसरस है।
तो ऐसा नहीं कि पूरा बहुत बड़ा रात को सोया इंसान सुबह उठो तो इतना बड़ा मुंह के अंदर हो जाएगा, नहीं, इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्रोनिक डिजीज है ये। तो शुरुआत बिल्कुल छोटे से होती है, उसी स्टेज पे पकड़ ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कभी ये फैलेगा नहीं, ना सेकेंडरी बनेगी, ना लंग्स में जाएगा, ना आगे किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन पकड़ पाना इज द की टू इट। सर वी ऑल लव स्पाइसी फूड और मतलब Being बहुत Indians, all of us love, yes. तो अभी मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना वो करा है, तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि स्पाइसी फूड को भी एक कारण बताया गया है ओरल कैंसर के लिए। Spicy food directly it's not responsible for oral cancer, but yes, to some extent it is indirectly responsible. कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्पाइसी हम लोग खाते हैं, लेकिन इंडिया के कई पार्ट है, राजस्थान में कह लो आप, जहाँ सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, या आंध्र प्रदेश की साइड चले जाओ, तेलंगाना साइड चले जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का उपयोग है, साबुत लाल मिर्च भी खाई जाती है खाने के साथ। वहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया मुंह का कम खुलना, वो गुटके की वजह से होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो अंदर गाल है उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं, और उस बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये देखा गया है, स्टडीज की गई हैं, कई ऐसे पेशेंट्स देखे गए आंध्रा राजस्थान साइड के बेल्ट के, कि वो लोग गुटखा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उनके खाने में रोज़ की रूटीन में मिर्च का सेवन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, तो उनमें वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस देखा गया। तो जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज ए प्री कैंसरस कंडीशन, तो वो एक टाइम के बाद अगर वो हैबिट कंटिन्यू रह रही है तो वो कन्वर्ट होना ही होना है और इनटू ओरल कैंसर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेड चिली, स्पाइसी फूड जो है ज़्यादा सेवन करने से, रूटीन में थोड़ा बहुत आप कभी खा रहे हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड में बाहर खा ली, दैट इज़ फाइन, वो इतना नहीं करेगा। मतलब हमें ऑडियंस को डराना भी नहीं कि भाई बिल्कुल आप ब्लैंड फूड पे आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की कंजम्पशन और वहाँ की जो मिर्च है वो अलग ही तीखेपन की तरफ है, तो मैंने खुद टेस्ट करी इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो वो ऑफ कोर्स वो कर सकती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बाद ओरल कैंसर। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रातों रात स्पाइसी फूड खाया और मुझे कैंसर हो जाएगा, नहीं, उसके लिए इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पहले OSMF होएगा, उसके बाद इट कैन और मे नॉट प्रोग्रेस टू ओरल कैंसर, तो दोनों चीज़ें हैं। तो सर प्री कैंसर स्टेट में अगर हम पकड़ ले तो इट इज़ रिवर्सिबल? ऑफ कोर्स यस, इट इज रिवर्सिबल। यस, मतलब आपको फैक्टर हटाना पड़ेगा। फैक्टर, आपको जो इसका कॉजेटिव एजेंट जिसको हम इटियोलॉजी कहते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, वो अगर हम उसको पकड़ लें और हटा दें, पकड़ तो पता चली जाती है। देखिए ओरल कैंसर की अगर हम बात करें, हम खाली हमारा फोकस तंबाकू या गुटखा नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें, जैसे एक आ गया रेड चिली, लाल मिर्च का उपयोग ज़्यादा होना, ठीक है, एक वो है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा या सुना होगा, किसी मरीज का कोई दांत टूट गया, ठीक है, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है, चलता जा रहा है, उससे जीभ छिल रही है, कट रही है, या कई बार गाल कट रहा है तो कट रहा है, तो छाला बन गया, थोड़ी देर शुरू में दर्द होती है उस छाले में, उसके बाद वो बंदा यूज्ड टू हो जाता है, दैट पेशेंट यूज्ड टू हो जाता है कि अच्छा छाला, पेन कम होना शुरू हो जाता है, मतलब या तो टॉलरेट की कर लेता है वो इंसान थोड़े टाइम में। तो अगर ऐसा कोई छाला 2-3 महीने से बनता जा रहा है, वो छाले में भी ओरल कैंसर हो सकता है। तो उस पेशेंट को, वो कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास कि भाई मैं तो डॉक्टर साहब ना तो शराब पीता हूँ, ना गुटखा, ना सिगरेट, फिर भी मुंह में ऐसा क्यों, कैंसर कैसे बन गया? तो खाली तंबाकू इज वन ऑफ द प्राइम इटियोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी इटियोलॉजी। अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, 90% पेशेंट्स में तो तंबाकू ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन 10% ऐसे भी हैं केसेस हमारे पास जिनमें तंबाकू नहीं है रिस्पॉन्सिबल। उनमें या तो पेशेंट का कोई टूटा हुआ दांत होगा, या कई बार जड़ रह जाती है, उसकी फांक सी चुभती रहती है मरीजों को। तीसरा, कई पेशेंट्स वो पहनते हैं, पार्शियल डेंचर कहते हैं हमारे यहाँ। एक तो होता है कंप्लीट डेंचर जिसकी पूरी बतीसी नहीं है, वो पूरा का पूरा डेंचर पहनता है। एक पार्शियल होता है जिसमें 2-3 दांत नहीं है, उसमें एक छोटा सा मेटल का क्लैस्प लगता है सपोर्ट के लिए, कई बार वो भी चुभता है पेशेंट्स को। तो पेशेंट नहीं बताता है, हालांकि डेंटिस्ट बताता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है कि अगर आपको चुभ रहा हो वो आपने आके हमें बताना है, हम ट्रिम करेंगे। पेशेंट कई बार इग्नोर कर जाता है, वो कई बार चुभ रहा हो तो वो भी, ये 10% पेशेंट्स ऐसे भी दिखते हैं हमें जो कि दे कैन लीड टू ओरल कैंसर। तो सर जैसे मतलब अब लंग कैंसर को ही ले लो, कितने सारे केसेस आज की डेट में ऐसे जिन्होंने कभी स्मोक को हाथ भी नहीं लगाया, बट दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन।
पोल्यूशन है बिल्कुल। तो अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स आर और देखो अगर हम लंग कैंसर या बाकी कैंसर्स की बात करें उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बड़ा रोल है। हमारे खान पीन में मिलावट है आजकल सब जानते हैं, एडल्ट्रेशन इतनी है सब्जियों में, किस केमिकल से धुला क्या है। तो बॉडी के किसी और ऑर्गन में कैंसर होने का एक एग्जैक्ट एटियोलॉजी नहीं है, ये आपको हम ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किसी को स्टमक हो रहा है, लंग हो रहा है, लीवर हो रहा है। लंग का तो चलो फिर भी स्मोक है, एग्रीड। बाकी जो ऑर्गन्स में हो रहा है उसकी एटियोलॉजी या कारण नहीं पता चल पाता। बड़े सारे फैक्टर, कोई कहता है जेनेटिक्स है, कोई कहता है खान पीन ऐसा है, हवा खराब है। बट ओरल कैंसर एक ऐसा है जिसकी 90% हमें पता है कि भाई ये कारण है ना, और 10% भी जो हमने बताया कि ये कारण हो सकते हैं। वो एक आधा पेशेंट ऐसा होगा जिसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं होगा लेकिन फिर भी हो गया, दैट वी कैन से कि भाई वो जेनेटिक की वजह से। लेकिन ऐसे मेरे करियर के मैंने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं पेशेंट कि जिसको कोई हैबिट ना हो या कोई मुंह के अंदर कोई शार्प कस्प ना हो, टूथ ना टूटा हो और उसको कैंसर हो रहा हो, वो इट्स वेरी रेयर। हाँ ऐसा होता है कि पेशेंट को सबसे पहले लंग का कैंसर हुआ। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लंग कैंसर, मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कैंसर की हम बात करते हैं दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहली बार ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो मान लो पेशेंट बहुत स्मोकर है या पोल्यूशन की वजह से उसको COPD डिजीज रही है और उसमें लंग कैंसर डेवलप हो गया, मान के चलते हैं। तो जब कैंसर मेटास्टाइज होता है, मेटास्टेसिस किसको कहते हैं कि प्राइमरी अपने ऑर्गन को छोड़ के कैंसर के सेल्स कहीं और जाके डिपॉजिट हो रहे हैं दूसरे ऑर्गन में, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी अपनी प्राइमरी लोकेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स को उसने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, स्टेज इंक्रीज हो रही है, पेशेंट की लाइफ कम होती जाएगी। तो ऐसे में लंग कैंसर में हम कई बार देखते हैं कि प्राइमरी तो लंग था लेकिन सेकेंडरी मुंह के अंदर दिख रहा है। ऐसा होता है, ठीक है। तो रेयर केसेस बट इट इज पॉसिबल। यस सर एक क्वेश्चन और है, जब भी कोई ये चीज़ सर्च करता है गूगल पे, अगर उसे कुछ भी हो रहा है तो कैंकर सोर हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वर्ड। कैंकर सोर बेसिकली ये पता नहीं गूगल ने टर्म दी हुई है, ग्रीड। तो कैंकर सोर छालों को ही कहा जाता है बेसिकली। मुंह में बड़े सारे किस्म के छाले होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब किसी का पेट खराब है, बदहजमी हो रही है, उसको भी मुंह में छाला निकलेगा, उसको मैप्थस अल्सर कहते हैं। सर अर्ली साइन में कैंकर सोर ही आता है हमेशा। हाँ मतलब कैंकर सोर एक जनरल टर्म है जिसमें मुंह में छाला हो जाए, उसको कैंकर सोर कह रहे हैं। वो किसी वायरल का बुखार हुआ उसमें भी आ सकता है, पेट खराब हो रहा है उसमें भी आ सकता है, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसमें भी आ सकता है, आपने कुछ गरम खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया गरम गरम, पिज़्ज़े का स्लाइस का जो चीज़ है वो आपके तालू पे चिपकता है ना, उसके बाद आपको हल्का सोरनेस रहती है, उसको भी वही कहते हैं, वो छाला बन जाता है, जैसे थर्मल अल्सर। ठीक है, आपने जोर की ब्रश कर लिया, किसी टाइम आपका ब्रश की कोई एक ब्रिसल चुभ गया गम पे, वहाँ छाला बन जाएगा, वो ट्रोमेटिक अल्सर है। सो बहुत सारे किस्म के अल्सर्स होते हैं और सबको गूगल एक जनरल टर्म दे रहा है कैंकर सोर। तो हमारे टर्मिनोलॉजी में हम उसको कैंसर नहीं बोल रहे हैं, कैंसर हम तभी बोलते हैं जब कोई भी छाला 3 महीने से ज्यादा टिका हुआ है मुंह के अंदर, तब आप बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर छाला आके 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में ठीक हो रहा है, आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं कर रहा, देन इट्स ओके, देन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर 2.5-3 महीने के बियॉन्ड भी अगर उसी जगह पे छाला बना हुआ है तब आपको ज़रूर किसी को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट को। और दूसरी चीज़ और भी बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को मुंह में छाले हो रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह आते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, तीसरी जगह आते हैं, वो भी एक नॉर्मल फिनोमिना है ना। तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना है, ये नोटिस करना है कि क्या वही साइड का छाला सही हो रहा है या उसी जगह बना हुआ। अगर उसी जगह बना हुआ है तब हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। यस सर, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो वो पेशेंट गूगल करके आया था ऑलरेडी, तो उसने कैंकर सोर देखा, उसने देखा मेरे भी हो रहा है, तो उसने सीधा आके यही बोला कि डॉक्टर मुझे कैंसर हो गया है, कौन सी स्टेज है ये आप बताओ। नहीं, वो ये ऐसी आजकल देखो मैक्सिमम पेशेंट्स पढ़े लिखे हैं और टेक्निकली दे आर वेरी सेवी एडवांस्ड हैं, सब कुछ गूगल पे दिया हुआ है, तो बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। इट इज़ आवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प दोज पेशेंट्स आउट, सही चीज़ उनको गाइड करें, मोटिवेट करें, काउंसल करें और उनको समझाएं कि ठीक है गूगल टू सम एक्सटेंट इज़ फाइन, बट हम लोग बैठे हैं तो किसी न किसी तरीके से पढ़ लिख के ही आ गया के बैठे हैं,
तो आप लोगों को आना चाहिए हमारे पास और हमें कंसल्ट करना चाहिए, फिर आप बाकी फॉलो अप गूगल से ले सकते हैं। तो ये करना चाहिए। एक सर अभी जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, टू मेंटेन ओरल हाइजीन दे आर गार्गलिंग विद ग्रीन टी। इज इट समवेयर, मतलब ये सिर्फ मजाक ही है या कुछ रियलिटी है ये इसमें? कहाँ इंस्टाग्राम पे देखा जाता है? या मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं है, मैंने नहीं सुना, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आप लकी हो। नहीं लकी नहीं हूँ, मतलब लकी हूँ अनलकी हूँ, आई डोंट नो। इंस्टाग्राम में भी ज्यादा रील्स नहीं देखता हूँ मैं, या अपने डेंटिस्ट्री के रिलेशन में जो, क्योंकि एक आपको पता है इंस्टाग्राम भी एआई बेस्ड चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक बार आपने सर्च कर लिया वही दिखाता रहता है आपको बाय डिफॉल्ट। तो मेरे ज़्यादातर रील्स डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स के रिलेटेड होते हैं, तो मैंने सुना नहीं है। बट हाँ, लोग न्यू चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। लाइक चारकोल आया था जो, चारकोल आया, बहुत कुछ आया, बट आई डोंट नो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ग्रीन टी वैसे अदरवाइज आई वुड से इट्स ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट है ना, उसको गागल करके वेस्टेज है। आई डोंट नो हाउ मच ग्रीन टी एब्जॉर्प्शन होगा म्यूकोजा से, और अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो वो क्या करेगा मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन ग्रीन टी वही गागल करके अगर आप सटक रहे हैं, कंज्यूम करें, देन आई थिंक इट इज गुड, तो दैट वी कैन डू। क्योंकि ये क्या कहते हैं, हमारा कोलगेट कंपनी का भी ग्रीन टी फ्लेवर माउथ वॉश आता है। मे बी दैट्स व्हाई लोगों ने सोचा कि भाई क्यों हम पैसे उसमें खर्च करें, तो ग्रीन टी का ही गागल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये वो ग्रीन टी नहीं है जो कोलगेट माउथ वॉश बना रहा है। इट इज जस्ट ए फ्लेवरिंग एजेंट इन इट, इट्स नॉट ए प्रॉपर ग्रीन टी, इट्स जस्ट ए फ्लेवरिंग एजेंट। I have used it, I have prescribed to my patients also, it's just the flavor of the माउथ वॉश। क्योंकि उसका जो माउथ वॉश जो आते हैं, वैसे भी बाकी कंपनीज की बात करें, पेपरमिंट फ्लेवर आ गया, या कई बार ऐसे फ्लेवरिंग होते हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं, पेशेंट्स को नहीं अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंडियंस को देख के उन्होंने थोड़ा ग्रीन टी फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया। वो ज़्यादा चलता नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट ग्रीन टी के गागल्स करना वो आई विल नॉट सजेस्ट, एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई हैव नॉट सीन और विटनेस्ड एनीवन डूइंग दिस। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू, मतलब अपने मुंह को पूरा टिप टॉप शेप में रखने के लिए व्हाट शुड वी डू? बहुत कुछ है टिप टॉप करने के लिए, स्माइल डिजाइन करा लीजिए अगर बहुत ही आपको एस्थेटिक दिखना है। लाइक नेचुरल वे में कोई घर पे कैसे हम कुछ कर सकते हैं? देखिए 2 बार ब्रश कर लीजिए, हाँ, सबसे बड़ा सफिशिएंट तो वही है। कई लोगों को आदत है कि भाई खाली दिन में ब्रश करते हैं, सुबह, रात को नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो रात को माउथ वॉश कर लीजिए, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एटलीस्ट गुनगुने पानी में नमक डाल लीजिए, उसका कुल्ला कर लीजिए। कई लोग मैंने देखा फिटकरी भी डालते हैं। फिटकरी थोड़ा सा मसूड़ों कॉमन है इंडिया में। हाँ, वो कॉमन है क्योंकि रूरल टाइम से चलती आ रही है, तो वो भी ठीक है। हल्की सी बिल्कुल चुटकी फिटकरी डाल सकते हैं, नमक इज़ बेटर देन फिटकरी ऑल्सो, तो उसका एटलीस्ट कुल्ला कर लें तो मेरे ख्याल से। और आप कोई भी, जैसे हम लोग रूटीन में ब्रश तो कर रहे हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन ऐसा पकड़ लें कि जिसमें आप अपने एटलीस्ट मसूड़ों की मसाज करें, चाहे प्लेन उंगली से आप हल्का ग्लिसरीन लगा लीजिए, नॉर्मल केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है, उससे अच्छे से आप मसूड़ों की मालिश कर लें, तो वो मसूड़ों की हेल्थ बना के रखेगा। और जब ब्रश कर रहे हैं तो दिन में एटलीस्ट 1 बार या 2 दिन में 1 बार टंग को क्लीन रखें अपना। टंग क्लीनर्स अलग से भी आते हैं, मेटल के आते हैं, आपके प्लास्टिक के आते हैं, नहीं तो आजकल तो ब्रश में भी पीछे सरफेस पे रहता है हल्का रफ सरफेस, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें करेंगे, प्लस हर 6 मंथ्स में किसी डेंटिस्ट को आप एक बार चेकअप करवा लीजिए ओरल कैविटी का, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हमारा ऐसा इंडिया कल्चर में खाना पीना भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। हम लोग सैलड्स भी खा रहे हैं, हमारा खाना कुक्ड भी है ज़्यादातर, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा फॉलो अप तो आपको मेंटेन, सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। इज देयर अ वे, क्विक वे, नो पेन नो गेन टाइप, मतलब एक ऐसा वे हो जिससे हम ओरल कैंसर मतलब पहले से डायग्नोज कर पाए, पता कर पाए? लाइक मतलब बहुत लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है तो ऐसा कोई होम वे है? होम वे, ऐसा होम वे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ आजकल बड़ी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, लाइक इवन चैट जीपीटी पीपल आर यूजिंग। चैट जीपीटी इज डिफरेंट, लेकिन उसके अलावा मैं आई टेल यू, जैसे बच्चों के लिए हमने एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं, 2 मिनट टाइमर। हम बोलते हैं ब्रश कितनी देर करना है, 2 मिनट करना, लेकिन कोई घड़ी देख के तो करता नहीं है, नहीं करता ना। तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें कैमरे
कि आगे आप फ़ोन रख दो, कैमरे में बच्चे का उसके टीथ दिखने शुरू हो जाएंगे, इस हिसाब से उन्होंने ओरिएंट किया हुआ कैमरा बनाया हुआ है। तो अब वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगी कि भाई अब आप ऊपर के दांत ये वाले क्लीन करो, वहाँ ब्रश दिखाता जाएगा, तो बच्चा उसको देख के मोटिवेट होता है कि अब मुझे ये वाले करने, तो वो 1 मिनट तक ऊपर के सारे दांत क्लीन करवाएगा। ऐप से डायग्नोस भी कर देता है अगर कुछ ऐसा? हाँ, ऐसी मैं ये एक वन ऑफ द एप्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा। कि ये तो मोटिवेशनल एप्स होगी फॉर किड्स, किड फ्रेंडली ऐप है, जिसमें वो 2 मिनट का टाइमर देके फिर जब आपने 2 मिनट पूरा कर लिया, वो आपके टीथ देख रहा होगा उसमें कैमरे में, उसने चेक कर लिया और उस दिन की फोटो आप सेल्फी खींच के रिकॉर्ड हो गई, तो आपका 30 डेज का पूरा चार्ट बन गया। फिर दे गिव यू स्टिकर और स्कोर कार्ड टाइप बन जाता है, वो एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आजकल तो सर एडल्ट्स भी इसी से बहुत ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, adults भी लाइक कर सकते ये हैं। स्नैपचैट वगैरह जो आज की डेट में चला ऐसे ही देर आर एप्लीकेशंस, AI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जिसमें व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपको कैमरे से अपनी ओरल कैविटी की फोटोज खींचनी है, ठीक है। फोटो खींच के वो अपने आप डायग्नोस करने में हेल्प करेगा कि कहीं कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है नॉर्मल से। अगर ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन होएगी तो वो सजेशन दे सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप कंसल्ट कर लीजिए। पर मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी ओरल कैविटी इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट कोई हाथ नहीं है, कोई बाजू पैर नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट सरफेसेस हैं, फोटो खींची बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। मुंह के अंदर खींचना फोटो इज अ ट्रिक, एंड उसके लिए काफ़ी कैमरा भी अच्छा चाहिए। और जब हम मुंह के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, हम जब सांस ले रहे होते हैं, उससे कैमरे में फॉग भी आ जाती है, तो कई बार वो क्लियर इमेज नहीं आ पाती है। और हमारा जो हम मुंह खोलते भी हैं तो हमारे गाल जो है ऐसे चिपके रहते हैं दांतों के साथ, तो फोटो लेने के लिए इट शुड बी स्ट्रेच टू सम एक्सटेंट, वो स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है। तो है ऐप्स, मैं ये नहीं कह रहा, टिप टॉप रहने के लिए अगर बंदे को कुछ करना है तो वो एप्लीकेशंस बड़ी सारी प्ले स्टोर पे मिलेंगी, आप देख सकते हो। लेकिन इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि आप आसपास के किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, लेट देम डू इट एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें जीभ को रिट्रैक्ट करना है, जीभ ऊपर तक देखनी है, साइड से देखनी है, तालू देखना है, फ्लोर ऑफ द माउथ देखना है, पीछे तक थ्रोट तक हम लोग चेक करते हैं। तो वो सब चीज़ें एक सेल्फ एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं है। बट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अगर आप जाओगे, जो कैंसर विभाग है, वहाँ पे आपको सेल्फ एग्जामिनेशन बुकलेट्स देते हैं कि आप शीशे के आगे खड़े होके खुद भी देख सकते हो कि आप अपना मुकोजा इस तरह से स्ट्रेच कर लो, शीशे में देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा मुंह खोल के, तो आप खुद देख सकते हो। तभी हम बता रहे हैं अगर आपको कोई ऐसा छाला दिख रहा है जो सही नहीं हो रहा है, तो आप समझदार इतने खुद होना चाहिए आज के टाइम में, अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, आओ, मतलब एंड स्टेज का वेट मत करो, शुरू में आ जाओगे तो बच जाओगे, बाद में हमारे पास ज़्यादा टाइम, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और फिर दिक्कत बढ़ जाती है उसमें। सर सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, आजकल के लोग मतलब जैसे आप बोलो बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे उससे एडवांस है, तो क्या ऐसा कुछ अभी बाहर में ही या कहीं भी किसी भी मतलब वर्ल्ड कंट्री में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो रोबोटिक्स का यूज़ कर रही है फॉर ट्रीटमेंट, या फिर लेजर्स का यूज़ कर रही है? हाँ, टू रिमूव है बिल्कुल, रोबोटिक्स एंड लेजर्स यूज़ हो रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, टू बी वेरी फ्रैंक। ओरल कैंसर की अगर हम बात करें, रोबोटिक का ऑडियंस को पता होगा कि रोबोट खुद से नहीं ट्रीट करता है, उनका कंट्रोल पीछे एक डॉक्टर के हाथ में ही होता है। जब वो हैंड की मूवमेंट्स करता है तो वो रोबोट की हैंड की मूवमेंट्स, फाइन प्रिसाइज मूवमेंट्स चलती रहती हैं। स्पेशली जब सूचर देने हैं या कुछ देना, तो रोबोट बड़े अच्छे सूचर्स दे सकता है, लेकिन उसके पीछे का हाथ एक डॉक्टर का ही होता है, एक सर्जन का ही होता है जो काम कर रहा होता है, वो ट्रेन करा होता है उसको उसने। लेकिन इशू ये है कि ओरल कैविटी इज सच ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर तरफ से, अगर हम पेट के कैंसर की बात कर रहे हैं, पेट इंसान काट लेता है ना, और खुल गया आपका, अब आपके पास सारे ऑर्गन्स विजिबल हैं, आपको जहाँ ट्रीट करना है, चाहे रोबोट कर रहा है कोई कर रहा है, वो आप आराम से कर सकते हो। अब अगर हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं इसके ट्रीटमेंट में। अगर तो ये हमारे टॉन्साइलर फोसा एक एरिया होता है, हमारा टॉन्सिल का एरिया एक होता है, उसके आगे आगे अगर कैंसर इन्वॉल्व है, यानी जीभ के टिप पे है या हमारी जीभ के साइड के बॉर्डर पे है, तालू पे है, ऊपर के हिस्से पे है, होंठ पे है, तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट उसमें सर्जिकल है, सर्जरी करानी चाहिए उसमें, ठीक है। सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी हम कराते हैं इसमें। लेकिन अगर आप टॉन्साइलर फोसा के पीछे चले जाओ,
यानी हम ऑलमोस्ट, मैं यहाँ की बात करूँ, गले की बात करूँ, तो आप खुद सोचिए क्या यहाँ सर्जरी पॉसिबल है? नहीं है। क्या यहाँ सेल्फ एग्जामिनेशन पॉसिबल है? वो भी नहीं है। लेकिन होता है पेशेंट्स को, कैंसर इधर भी हो जाता है। अब आपने पूछा था कि क्या पूरे मुंह को इन्वॉल्व करता है? नहीं। और कई बार पेशेंट के बिल्कुल इधर पीछे कैंसर की शुरुआत होती है, पेशेंट को भी नहीं दिखेगा, कई बार हमें भी नहीं दिख पाता, इतना नीचे होता है। जब तक फुल फ्लेजेड सिम्टम नहीं आता पेशेंट को, तब जाके पता चलता है। तो ऐसे केस में जब कैंसर टॉन्सिलर फोसा के पीछे हो रहा है, उसमें सर्जरी कामयाब नहीं है, कर ही नहीं सकते, अप्रोच ही नहीं है, मतलब यहाँ से तो नहीं काट सकते हम पेशेंट को, राइट। तो ऐसे में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तो कैंसर किस जगह पे हो रहा है, ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है, प्लस कैंसर की स्टेज क्या है उस पर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मान लो हम लोग सब ने पढ़ा है, पढ़ाते भी हम, टीएनएम स्टेजिंग होती है कैंसर की, ओरल कैविटी में भी टीएनएम स्टेजिंग रहती है। तो उसमें कौन सी स्टेज पे कैंसर आ रहा है, अगर स्टेज 1 है तो सिर्फ अगर मान लो छोटा सा कैंसर होठ पे है या जीभ की टिप पे है, तो हम क्या करते हैं, आधी जीभ काट दी जाती है उसमें, तो वो पूरी तरह सही हो जाता है। उसमें हल्का सा 15 या 20 रेडियोथेरेपी के सेशंस देंगे, सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब आपने पूछा कि एडवांस सर्जरीज क्या आई हैं इसमें। अब मैं आपको रेडियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ, रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, उसमें हम सर्जरी के बाद रेडिएशन दी जाती है। अब मैं मान लो पेशेंट की हमने सर्जरी कर ली है, अब मुझे रेडिएशन देनी है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स भी हैं मेरे। मैंने अगर रेडिएशन दी तो मेरे बाकी स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि हेल्दी सेल कौन सा है और कैंसरस सेल कौन सा है। उसने आना है और सारे सेल्स को उसके रास्ते में डिस्ट्रॉय करते चले। यही एक प्रिंसिपल है रेडिएशन का, कि रेडिएशन जो है सेल्स को मार देती है, ठीक है, वो डीएनए को डैमेज करती है, सेल की डेथ हो जाती है। दैट इज द प्रिंसिपल। भी एक्सप्लेन अबाउट द मशीन्स जो यूज होती है एज अ रेडिएशन। ओके, रेडियोथेरेपी की मशीन्स हैं, वी हैव गामा रेज, वी हैव अल्फा रेज, बीटा रेज, बड़े बड़े मशीन्स रहती हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकली जाती है। रेडिएशन के 2 तरह के यूज़ हो गए। एक तो हम एक्सरे लेने में हेल्प की जाती है, उसमें रेडिएशन कम होती है। जब रेडिएशन की डोज बढ़ाई जाती है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन अब इसमें क्या एडवांसमेंट आ गई है कि जब हम ओरल कैविटी के कैंसर की बात करते हैं, अगर हम एक नॉर्मल रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, हमारे यहाँ थूक की थैली है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, अगर इन पे रेडिएशन पड़ेगी तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, थूक बनाना बंद कर देंगी। तो आपने देखा होगा ओरल कैंसर पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी के बाद, हाँ, मुंह खुश्क हो जाता है, ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं उसको। उसके अलावा भी फाइब्रोसिस, स्किन बिल्कुल जलनी शुरू हो जाती है, काली पड़ जाती है स्किन। ये एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन थेरेपी के। तो इसमें अब एडवांसमेंट्स आ गई हैं। अब रेडिएशन जो बीम आ रही है वो गाइड की जा सकती है शुरू से, जब जहाँ से निकल रही है मशीन से, वहीं कंप्यूटर से हम लोग गाइड करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को छोड़ना है, इस स्ट्रक्चर पे जाना है। ओके, काइंड ऑफ लाइक लेजर, काइंड ऑफ, यू कैन से। तो गाइडेड रेडिएशन थेरेपी भी आ गई है, कि जिसमें हम हेल्दी स्ट्रक्चर्स जो हमारे हैं, जिनको हमें बचाना चाहते हैं, उनको हम छोड़ दें, जो हमें हटाने हैं, हमारी रेडिएशन जो है वहीं ज़्यादा फोकस रहे, तो उस पर ज़्यादा डैमेज है। एक ये एडवांसमेंट है। दूसरा, अगर कोई छोटा सा ट्यूमर है जो बाहर की तरफ है, हमें एक्सेसिबल है, दिख रहा है, उसको हमें एक्साइज करना है, हटाना है, तो उसमें हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं रादर देन स्कैल्पेल एंड ब्लेड। तो हम उसको लेज़र से पूरा हमारा नीट एरिया क्लीन जो है अपना, आपने हटा दिया और आपका बिल्कुल नीट क्लीन एरिया मिल सकता है। उसमें क्या चांसेस ऑफ ब्लीडिंग भी कम होते हैं हमारे, और भी बड़े सारे एडवांटेजेस हैं। तो सर मतलब मैंने एक केस सुना था, और वो एक मशीन का ही था बेसिकली। क्या था कि डॉक्टर्स नॉर्मली ये करते किसी भी, चाहे एमआरआई हो या कोई भी बड़ी बड़ी मशीन्स हो जिसमें रेडिएशंस पास होते हैं, खैर एमआरआई में तो नहीं होते, बट उस मशीन में क्या हुआ कि बस एक बग की वजह से वहाँ पे 3-4 पेशेंट्स को 5 ग्रेस से उसका मतलब 1000 टाइम ज़्यादा उन्हें रेडिएशन मिला, एंड दे डाइड ऑन स्पॉट। मैं वही बता रहा हूँ। तो व्हाट इज द सेफ डोज अकॉर्डिंग टू यू कैंसर के टाइम पे जो यूज़ होती है? सेफ डोज हम लोग जो है बेसिकली, मान लो कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो एक कोई ट्यूमर है, मान लो ओरल कैविटी में टंग का ट्यूमर था हमारे पास, या फ्लोर ऑफ द माउथ का ट्यूमर था, और मुझे मालूम है कि मुझे उसको मेरा उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ऑडियंस की, जब आपने सर्जरी से हटा दिया फिर क्यों रेडिएशन दे रहे हैं? क्योंकि सर्जरी के बाद हम सर्जरी से पूरा नीटली लीजन हटाते हैं, अपना ट्यूमर हटाते हैं, और 1 mm हम हेल्दी स्किन भी हटाते हैं साइड से, ताकि कुछ रह ना जाए। लेकिन स्टिल
जो हम जो देख पा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक है, हमारी आंखों से जो दिखता है वो हम हटा रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली काफ़ी ज़्यादा इन्वेड हो चुका होता है कैंसर। तो कि दोबारा रीअकर ना हो और कहीं हमारी आंख से ना छूट गया हो, कहीं स्प्रेड ना हो गया हो माइक्रोस्कोपिकली, उसको रोकने के लिए आपको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। अब हमें मालूम होता है कि ओरल कैंसर में, टंग का कैंसर है, तो हमें 50 ग्रे तक, हमें एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 50 ग्रेज तक हम लोग ज़्यादातर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। पर ये नहीं है कि मैं पेशेंट लेटा है, आज आया है, तो मैं आज 50 ग्रे आज के आज में दे दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है कहीं पे भी। तो जब भी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है वो फ्रैक्शंस में दी जाती है। तो रेडिएशन थेरेपी का एक प्रिंसिपल होता है, फ्रैक्शनाइजेशन बोला जाता है, ताकि आज मैंने आपको 2 ग्रे दूंगा, फिर 2 दिन के बाद दोबारा 2 ग्रे दूंगा, ऐसे करके 1.5-2 महीने का पूरा सेशन रहता है। तो कोई भी पेशेंट आप लोगों ने सुना होगा, वो बोलते हैं हमारी रेडिएशन चल रही है, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे, एक दिन में जाके नहीं हो जाती कभी, क्योंकि फ्रैक्शनाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। क्यों रुक रुक के देते हैं? क्योंकि एज आई सेड कि रेडिएशन हेल्दी और अनहेल्दी सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो जो हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो गए हैं रेडिएशन से पहली सिटिंग में, उनको 2 दिन का टाइम देते हैं कि वो रिपेयर हों, हील हों। तो ये एक प्रोसेस रहता है कि हीलिंग का टाइम हम बीच में गैप देते हैं, ताकि इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शनाइजेशन कहा जाता है। और उसमें क्या है, ज़्यादा हेल्दी सेल्स भी डैमेज नहीं होते और रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है पेशेंट को, और सब सही रहता है उसमें। तो ये फ्रैक्शनाइजेशन देनी चाहिए, देते ही हैं। मतलब सर कैंसर सेल्स सप्रेस होते हैं रेडिएशन की वजह से, हेल्दी सेल्स भी हो जाते हैं, हेल्दी सेल्स भी हो जाते हैं, बट हेल्दी सेल्स कैन रिवाइव फास्टर देन कैंसर सेल्स। यस, व्हाई? बिकॉज कैंसर सेल्स जो हैं वो एक के अंदर एक ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कम होती है, तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू द हेल्दी सेल्स। तो इसलिए हम 1-2 दिन का टाइम देते हैं हर डोज में, ताकि वो हेल्दी सेल्स हमारे जो डैमेज हो गया वो रिपेयर हो जाए। ओके, ये सर ट्रीटमेंट के बाद की अगर बात करें, कुछ काफ़ी लोग होते हैं जो अभी जा रहे हैं, उनको ओरल कैंसर हो गया है, दे वांट टू नो व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर दैट, लाइक कैन दे ईट लाइक दे यूज्ड टू, जैसे समोसा पैटीज ये सब चीज़ें खाते थे, कैन दे बी नॉर्मल अगेन, और इट विल टेक टाइम? और इट्स अ वेरी आई मीन क्वेश्चन इज फाइन, बट द आंसर इज वेरी वेग फॉर इट, बिकॉज आपको ये देखना है कि जब हम सर्जरी की बात करते हैं, ओरल कैंसर हो गया, सबसे पहले सर्जन गएगा, काट देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नेवर रिमेन द सेम फॉर दीज पेशेंट्स। जो पहले रूटीन थी उनकी, जो पहले खा पी सकते थे, जैसे बोल सकते थे, उठना बैठना, वो सब चीज़ें चेंज होने ही वाली हैं। हम यहाँ ओरल कैंसर जब ट्रीट कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि भाई पेशेंट को एटलीस्ट वी आर गिविंग लाइफ फॉर फ्यू मोर ईयर्स, ठीक है ना। तो पर क्वालिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। ऐसे पेशेंट्स आप क्या बोल रहे हैं, आप कई बार नहीं समझ पाते, शुरू में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली अगर आपको कोई घर का मेंबर होगा, आपको नहीं समझ आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप रहने लगोगे फिर समझ आएगा कि पेशेंट बोल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, कईयों की टंग कटी रहती है, खाने पीने में दिक्कत, ग्राफ्ट लगे हुए हैं अंदर, अगर हम स्किन का कहीं से ग्राफ्ट ले रहे हैं, मुंह के अंदर बाल भी उग जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्रोमाइज फॉर श्योर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा बिल्कुल जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता सिवियरिटी पे। हाँ, कह सकते हो कि बिल्कुल छोटा सा अगर ओरल कैंसर है, उसको आप बिल्कुल छोटा सा एरिया रिसेक्ट किया आपने, लेकिन अगर हल्का भी बड़ा है तो बाय डिफ़ॉल्ट एज ए सेड हम 2 से 3 mm हम रिसेक्शन करते ही हैं। अब अगर एक यहाँ हड्डी में हो रहा है, हमें नीचे के जबड़े में हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आधा जबड़ा काटा जाता है। समझ, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बना कि जिसमें एक छोटा सा हड्डी निकाल लेंगे। तो ऐसा हम बाय डिफ़ॉल्ट आधा जबड़ा काटते हैं और फिर ग्राफ्ट लगाया जाता है। तो अब आप सोच सकते हो, जब यहाँ बोन ही नहीं है तो पेशेंट मुंह कैसे खोलेगा, खाना खाने में दिक्कत, इस साइड दांत नहीं लग सकते हैं, एक ही साइड दांत रह जाएंगे, और वो भी रेडिएशन के बाद ये वाले दांत भी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। ये है सर। तो कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या आने वाली हैं जिससे मतलब ओरल कैंसर को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से ठीक कर दें? देखो, होपफुली वैक्सीन आ जाए इसकी। वैक्सीन, हाँ, हो सकता है टोबैको हट जाए रातों रात, खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से ओरल कैंसर भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तब फिर स्पाइसेस कोई गाली देंगे लोग? हाँ, वो स्पाइसेस बहुत ही कम पॉपुलेशन खाती है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो रातों रात ओरल कैंसर खत्म हो जाएगा, अगर हो, पर ऐसा होगा नहीं।
द टोबैको इंडस्ट्री इतनी अंदर घुसी हुई है हमारी, हर कंपनी, हर कंट्री की इकोनॉमी में, जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है इनका, ये कहीं नहीं जाने वाले थे। दे हैव द एंटायर लॉबी। तो अभी ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं नीदरलैंड्स ने किसी कंट्री ने टोबैको पे बैन किया था, कुछ टाइम करा, लेकिन वहाँ फिर उनको समझ आया कि नहीं कि जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर दे हैव रिमूव द बैन। तो अब हमारे यहाँ पे हम कहते हैं, एक तरफ से तो हम बोल रहे हैं कि तंबाकू मत खाओ, ये है तंबाकू का बैन होना चाहिए, ये करो, 18 साल से नीचे को मत दो, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही सब्सिडीज देती हैं कि आप भी तंबाकू उगाइए, है ना, उन किसानों को सारे किस्म का बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि आपको आपकी ज़मीन पे तंबाकू उगाने पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिकॉज इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, वी कैन नॉट से। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कब तक चेंज होंगी, नो वन नोज, होंगी भी कभी, ये भी नहीं पता। तो जो हमारे हाथ में, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। सर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है एंड ही इज़ क्रॉनिक अब्यूज़र, उसने बहुत सारा मतलब वो हमेशा स्मोक करता रहता है, इज़ अ चेन स्मोकर, तो उसको बट छोड़ना है, ही वांट टू क्विट, तो मैं उसको क्या एडवाइस दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि वो कैसे छोड़े? और अगर मान लो ऐसा है कि वो मानता ही नहीं कि वो एडिक्ट है बट इज देखो, एडिक्शन, आई विल से टोबैको एडिक्शन जो है वो कोकेन से भी ज़्यादा बड़ी एडिक्शन मानी जाती है, ठीक है। जो निकोटीन है टोबैको के अंदर, जो उसका नशा है, जो उसकी एडिक्शन है, वो कहते हैं, लिटरेचर भी कहती है कि वो कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्ट होता है इंसान। तो एडिक्शन इज अ डिजीज, इट्स नॉट आउट ऑफ फन हैबिट, हम ये बोले यार। तो सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से ये सुना है दैट ड्रिंकिंग हैबिट्स मतलब छोड़ना बहुत इजी है कंपैरेटिवली स्मोकिंग हैबिट्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि इसमें निकोटीन है, मैं वही बता रहा हूँ, निकोटीन एक ऐसा एजेंट है जो एकदम से पीते ही 6 सेकंड के अंदर ब्रेन में आपको स्टिमुलस पहुंचा देता है। तो वो निकोटीन एक ऐसी चीज़ है जो एडिक्शन कॉज कर रही है। तो एडिक्शन, मैं वही आपको बताया, आउट ऑफ फन नहीं है ये, और ये एक प्रॉपर डिजीज़ है, और एक डिजीज़ का एक ट्रीटमेंट भी होता है ना। अब आप किसी को मार झाड़ के कमरे में बंद करके नहीं कर सकते, इसका एक प्रॉपर तरीका है। इसके लिए हमारे शारदा यूनिवर्सिटी में भी, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे अंडर ही वी हैव टोबैको काउंसलिंग सेल बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है, जहाँ पे हम और मैं ये भी बताऊंगा कि खाली काउंसलिंग से भी ये पेशेंट्स मैनेज हो सकते हैं अगर एक प्रॉपर चैनल से काउंसलिंग की जाए। अब तुम पी रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यार मत पिया कर, छोड़ दे यार, अच्छी बात नहीं है, और मैं चला गया, मेरे जाते तुमने सिगरेट ऑन कर लिया, होता है। तो ये काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी राहगीरा आते जाते कर सकता है, इसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं जो काउंसिल कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो हमारे जैसे मैंने बताया, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट में जो टोबैको सेसेशन सेल है वो साइकेट्री डिपार्टमेंट के साथ मिल के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारे साथ मिले हुए हैं वो है डिस्ट्रिक्ट टोबैको सेसेशन सेल, गौतम बुद्ध नगर के, जो डीएम ऑफिस के अंडर है, सीएमओ भी है उसमें, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम 3 लोग जो हैं, 3 डिपार्टमेंट्स कह लो, मिलजुल के इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो पेशेंट हमारे पास आया, हमने उनका पूरा ओरल एग्जामिनेशन करा है, उनके मुंह में जो भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं टोबैको की वजह से, गुटखा की वजह से, वो उनको समझाया है, एग्जामिनेशन किया है। अगर कहीं प्री कैंसर हो रहा है, उसके बड़े सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बड़े सारे प्री कैंसर्स होते हैं और हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हमने चालू कर दी है। काउंसलिंग शुरू हम कर देते हैं, लेकिन कई बार जब फुल फ्लेजेड एडिक्शन है तो हमें होता है कि इस पेशेंट को साइकेट्रिक इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंडिया में एक ये टैबू है कि भैया साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, ये तो पागलों का डॉक्टर है ना, वो कहते हैं पागलों का डॉक्टर। वो मतलब कहाँ का ये रूल है? साइकेट्रिस्ट ये एक एडिक्शन है, ये एक बीमारी है जिसका सोल्यूशन उनके पास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सोसाइटी से ये टैबू हटाना है कि भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाना इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, फैमिली मेंबर, आजकल तो जो डिप्रेशन के लिए भी जाते हैं, डिप्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है ना। कई पेशेंट्स हम पूछते हैं कि भाई ये डिप्रेशन के ही पेशेंट है, कि आदत स्टार्ट कैसे हुई? डिप्रेशन की वजह से हुई, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डिप्रेशन हुई, डिप्रेशन से ये स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो। तो ये एक साइकिल है। तो इसको छोड़ने के लिए अब आप ये कहो कि भाई पेशेंट साइकेट्री चला गया और वो खाली एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट पिल्स देगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं इसके लिए, और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान हमारे यहाँ पे भी। जैसे पेशेंट जो आउट ऑफ विल आता है कि हाँ भी मुझे छोड़ना है, तो हम
जैसे मैंने आपको बताया सिगरेट में या तंबाकू में क्या मेन एजेंट है, निकोटीन। निकोटीन। तो हम निकोटीन की रिप्लेसमेंट देते हैं, पेशेंट को निकोटीन ही दे रहे हैं बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ किसी भी च्युइंग, smoke के या chewing gums। हाँ वो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, निकोटीन के च्युइंग गम्स आते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, पेशेंट थोड़ी देर च्युइंग गम खाता है, अपने यहाँ बकल सर्कस में रख लेता है, थोड़ी देर रखता है, थोड़ी देर के बाद दोबारा च्यू करता है, तो वो उसको कांस्टेंट किक जो मिलनी चाहिए वो मिलती रहती है। ठीक है, कई पेशेंट्स कहते हैं कि भाई नहीं बन करता, मैंने बहुत लोगों से सुना है, नहीं work हम नहीं करता। खा सकते, क्योंकि वो स्मोकिंग वाले थे। मान लो हाँ। स्मोकिंग वालों को च्यू वाला दे दोगे तो दे विल बी नॉट हैप्पी, yeah। तो उनके लिए निकोटीन पैचेस आते हैं। ओके तो पैच यहाँ लगा दीजिए आप, स्किन सरफेस पे 24 आवर्स के पैच आते हैं, तो वो आपको कांस्टेंट सप्लाई निकोटीन की ब्रेन में देते रहेंगे। अच्छा ठीक है। तीसरी चीज़ है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं, आ जाएगा बहुत जल्दी, निकोटीन के इनहेलर्स भी आ गए हैं। सीधा आपने स्प्रे किया एंड तुरंत इट विल गो टू द ब्रेन एंड गिव दैट स्टिमुलस। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो उनके आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जो दोस्त मित्र हैं, घर वाले, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। खाली पैच लगाने से मैं सोच लूँ कि मेरा पेशेंट अब सिगरेट नहीं पिएगा, वो नहीं हो सकता। पेशेंट को भी कुछ खुद करना पड़ेगा कि आसपास अपने जितना सिगरेट वाली जगह जाओ ही मत। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने अपने घर मतलब विलिंगली घर पे बता दिया दैट आई स्मोक, सो दैट उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने घर वालों से ताने मिलते रहे कंटिन्यूसली। सपोर्ट भी मिलेगा, ताने तो हाँ, एक हमारे इंडियन कल्चर में ये भी है कि अगर किसी को पता चल गया, माँ बाप को पता चल गया, तो ताने मार मार के बंदे को पागल कर देंगे। मेरे ख्याल से अगर आपको पता है कि आपका बेटा बेटी है, जो भी आजकल लेडीज में भी कॉमन है, अगर वो पी रहे हैं तो उनको मॉरली सपोर्ट करो और उनको आप खुद काउंसिल करो कि भैया इसको छोड़ो, है ना। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, फ्रेंड्स की भी ड्यूटी है। अब मान लो फ्रेंड्स तो सर वो तो सपोर्ट ही करेंगे कि नहीं क्यों छोड़ रहा है। नहीं, अब कोई ऐसा भी फ्रेंड होता है ग्रुप में हमेशा कि जो नहीं पीता, मेरे जैसे। हाँ जैसे तेरे जैसा, चलो मान लो कि तुम नहीं पी रहे हो और तुम्हारे ग्रुप में 3-4 लोग पी रहे हैं, तो तुम किसी ना किसी तरह से वो एजेंट बन सकते हो कि हाँ भाई इनकी भी छुड़वानी है आदत मुझे, कैसे वो आपको देखना है। पर हमारे यहाँ पे मैंने देखा कल्चर में या यूनिवर्सिटी कैंपस में, दैट यू डोंट स्मोक, यू डोंट ड्रिंक, तो वही मैं कह रहा हूँ। इसमें अब इसलिए थीम क्या है, हाँ अब समझ आ रही थीम क्या है, कि ये जो हमारे एडवर्टाइजमेंट इस हिसाब से बना दी है कि भाई कूल दिखना है, कबीर सिंह पीता है तो हम भी पियेंगे, हम भी कबीर सिंह बन जाएंगे। तो वो चीज़ें हमें हटानी है, थोड़ी कम करनी है। जानना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा कोई पेशेंट रहा है कभी जिसके साथ आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने उसको स्मोकिंग हैबिट या कोई ड्रिंकिंग हैबिट हटाई हो, तो ऐसा कोई मतलब? हाँ बहुत है, एक नहीं है, बहुत सारे मतलब कोई ऐसा जो आपको याद रहा है? बड़े सारे पेशेंट्स हैं, तो याद भी हैं मुझे बहुत सारे, बिकॉज कई बार हम लोगों को पेशेंट्स के साथ टच में रहना पड़ता है। मतलब अगर हमारे सेंटर के साथ कोई पेशेंट जुड़ता है तो हम लोग फ़ोन नंबर्स हमारे पास रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उनको डेली मैसेज जाता है कि भाई यू शुड नॉट, मतलब कोई एक मोटिवेशनल मैसेज भी जाता है। कई पेशेंट्स हैं जो कांस्टेंट हमारे साथ टच में भी हैं कि भाई मैंने छोड़ दिए हैं या ऐसा कर दिया है। अब कई पेशेंट हैं, जैसे एक पेशेंट है मेरे बड़े पुराने, मतलब आज से आई थिंक 10 साल हो गए या 12 साल से मेरे साथ हैं, तो उनको रजनीगंधा खाने की आदत थी। तो हमने उनके दांत वांत साफ करे, उनको समझाया बुझाया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उन्होंने छोड़ दी। अब उनका क्या है, छोड़ी हुई है हैबिट उन्होंने, लेकिन 4-5 महीने में एक बारी, अब उनको हमने इस हिसाब से काउंसिल किया हुआ है, इस हिसाब से समझाया हुआ है कि भाई अगर आप खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। एक ये डराने वाली काउंसलिंग भी चलती है कई बार। कई पेशेंट्स की साइकोलॉजी आप पढ़ लो तो उनको सीधी सादी बातें नहीं समझ आती कि आप छोड़ दीजिए प्लीज़ वरना ये हो जाएगा। हम सीधा बोलते हैं कई बार पेशेंट की मेंटालिटी समझ के कि ये मुंह में आप सफ़ेद धब्बा देख रहे हैं, ये कैंसर बन जाएगा कल को अगर आप नहीं छोड़ोगे। तो आप डराइए उनको, पेशेंट को कई बार डराना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो वो पेशेंट अब ऐसे हैं कि वो 6-7 महीने में एक बार ही, पता नहीं कभी कभार स्ट्रेस में या कैसे, वो एक रजनीगंधा जब खाते हैं उसी समय हमारे पास आ जाते हैं अगले दिन, डॉक्टर साहब मेरा चेक कर लीजिए कि मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। अब हमें मालूम है ठीक है एक पाउच से तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल दैट पेशेंट इज अवेयर नाउ कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसी डर से उसने हैबिट छोड़ी हुई है अपनी और हमारे पास फॉलोअप के लिए भी आता है। तो ऐसा एक पेशेंट नहीं, बहुत सारे हैं जिन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दी है हैबिट अपनी। कईयों को दांत में प्रॉब्लम आई, उस हमने बताया कि टोबैको की वजह से, खाली कैंसर नहीं है, दांतों का हिलना जिसको पायरिया कहते हैं वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यंग एज में पेशेंट के दांत हिल जाते हैं। तो ये सारे जब इश्यूज पेशेंट को समझ आते हैं, पेशेंट अवेयर होता है तो अपने आप छोड़ता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब हमारे इंडियन सिनेरियो में मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है।
अवेयरनेस लानी है। इसी क्वेश्चंस में एक और अब मैं आ रहा था, मिथ्स बहुत सारे लोगों के बीच में, लाइक ओरल कैंसर को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि सिर्फ और सिर्फ ओरल हाइजीन बुरी होने से हो जाता है। नहीं, हाँ, और दूसरा मिथ ये भी है कि अभी जो चल रहा है रिसेंट में कि च्युइंगम चबाते रहोगे तो ओरल कैंसर से बचे रहोगे, which ऐसा नहीं है। तो आप what would you say about that? मिथ्स तो देखो है ही है, ऑफ कोर्स हर जगह मिथ्स मिलती हैं हमें, लेकिन मिथ है, मिथ्या है, तो उसको हटाने का काम भी हम जैसे पढ़े लिखे जनता का होना चाहिए। और ये जैसे सोशल मीडिया का आजकल काफ़ी रोल है कि ये मिथ्स को, मिथ्स बस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, ये आज हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इससे भी मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की मिथ्स हटेंगी। तो मिथ बनाने वाले कौन होते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन मिथ हटाने वाले हम लोग बन सकते हैं, हम में से सब बन सकते हैं। जिन्होंने ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को बता सकते हैं कि भाई ओरल कैंसर किस किस वजह से होता है और उसकी प्रिवेंशन में क्या क्या है ना। तो ये हम सब की एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये ड्यूटी बनती है मेरे ख्याल से कि वी शुड डू इट। इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर बर्डन भी कम होगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी हेल्थ केयर बर्डन, इसका मतलब ये है कि भाई जितने कैंसर के पेशेंट्स कम होंगे, एक तो फाइनेंशियल कंडीशन उस फैमिली की सही रहने वाली, क्योंकि एक बार कैंसर हो जाए खर्चा बहुत है उसका, है ना। तो दूसरी चीज़ हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स पे के, क्योंकि एज सच ट्रीटमेंट तो वही है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, तो हेल्थ केयर बर्डन भी कम होगा, हम किसी और फील्ड पे भी अपना रिसर्च कर सकते हैं और एडवांसमेंट्स ला सकते हैं। ये बर्डन का मतलब है। ओके सर, जैसे मतलब अगर हम बात करें एज ए डेंटिस्ट ही, अब काफ़ी सारे डेंटिस्ट होते हैं जो जब फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जो आते हैं, एक हमारे जो जूनियर्स होंगे, उन्हें नहीं पता होता दैट हम लोग इन सब चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक डेंटिस्ट को ही ये मतलब काइंड ऑफ निर्णय लेना पड़ता है कि ये कैंसर में बदल सकता है या नहीं ले सकता। अगर उसने अर्ली डायग्नोस कर दिया तो वो आगे दे सकता है। मतलब आपके हिसाब से डेंटिस्ट की क्या इसमें मेन रोल ही डेंटिस्ट का है। तो अब डेंटिस्ट अगर प्रॉपर एग्जामिन नहीं कर पा रहा है या इफ ही इज नॉट ट्रेन टू डू इट, देन देयर इज नो पॉइंट, है ना। आप हम लोग अगर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, बीडीएस के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के पास हमारे यहाँ पोस्टिंग लगती है, तो सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट का क्या, सब डिपार्टमेंट्स का यही काम है, प्रॉपर ओरल एग्जामिनेशन। हर चीज़ को ध्यान, आपका फोकस सिर्फ दांतों पे नहीं होना चाहिए, आसपास के मसूड़ों पे, गालों पे, जीभ पे, तालू पे, हर चीज़, हर मुंह के छोटे छोटे पार्ट को अपने ध्यान से देखना है, समझना है कि नॉर्मल क्या था और एबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल आपको पता है तो एबनॉर्मल पकड़ लोगे, नॉर्मल ही नहीं पता तो फिर आप फिर ढूंढते रह जाना कि आपको एबनॉर्मल भी नहीं दिखेगा फिर तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ अ स्टूडेंट इज ट्रेन्ड। ठीक है, अब आप इंटर्नशिप में आते हैं, जितने पेशेंट देख सको देखो, क्योंकि आप हर पेशेंट नया है, हर पेशेंट से एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। तो हमारी ट्रेनिंग रहती है जिसमें हम ओरल कैंसर का एग्जामिनेशन, प्री कैंसर का स्पेशली, बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कैसे एग्जामिन करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। एटलीस्ट कुछ पार्ट ट्रीटमेंट का हम उनको सिखा देते हैं। बाकी फिर डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं अलग अलग, उसमें ओरल सर्जरी है जहाँ पे ओरल कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारी फील्ड है ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी, जहाँ पर प्री कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग सिखाते हैं पूरा, उसमें चाहे वो लेज़र से हटाना है उसको या उसको सर्जिकली काटना है हमें, या कई बार इंजेक्शंस भी देते हैं हम लोग मुंह खोलने के, तो वो सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। सर व्हाट इज़ द लेटेस्ट बज़ इन ओरल कैंसर? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अभी क्या चल रहा है करंटली, हम ओरल कैंसर के लिए ऐसी क्या एडवांसमेंट्स ला रहे हैं जो हम लोग पहले से उसे डायग्नोज कर पाए, या फिर उसे उसके ट्रीटमेंट के बेसिस पे कोई एडवांसमेंट चल रही है? ट्रीटमेंट तो नहीं कहूँगा, पर हाँ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं ये कहूँगा कि एआई बेस्ड काफ़ी सारे कैंसर के डिटेक्शन के टूल्स बन रहे हैं अभी मार्केट में। इंडिया में नहीं आए बट अभी भी स्टडी प्रोसेस में, रिसर्च फेज में चल रहे हैं। लेकिन उसमें ये है, स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करें जहाँ डेंटिस्ट का जाना या वहाँ से पेशेंट यहाँ शहर तक आना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ टेली रेडियोलॉजी कह लो या टेली मेडिसिन कह लो, उसके थ्रू पेशेंट की फ़ोटोग्राफ्स मंगवाई जाएँ। इंट्राओरल कैमराज ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली मुंह के अंदर जाएँ और एक पूरी 360 डिग्री वीडियो बना लें, ठीक है, हाई डेफिनेशन कैमरास, और वो वीडियोस एआई के क्लाउड पे आके वहाँ पे टीम हो डॉक्टर्स की जो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। वो रीड करने से पहले एआई रीड कर ले कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज को डॉक्टर्स के पास भेजा जा रहा है और डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब आप इसको इस स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें। और वहाँ पे
जीपीएस से जो आसपास के डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं उनके पास डायरेक्टली पेशेंट के पास पहुंच जाए एड्रेस कि आपको इन डॉक्टर के पास जाना है। तो ये अभी अंडर स्टडी चल रहा है, तो ये अच्छा चीज़ होएगी मुझे लगता है, अभी अपकमिंग है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ओरल कैंसर में काफ़ी हद तक आ रहा है। अगर हम बात करें रेडियोलॉजी में तो एआई का रोल काफ़ी रेडियोलॉजी में भी है। कोई हम एक्सरे ले रहे हैं, अगर उसमें हल्का सा भी बदलाव आ रहा है जो हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते, एआई उसको कैच कर लेता है। तो कैंसर ऐसा नहीं कि खाली गालों में ही होगा, हड्डी के अंदर भी जा सकता है, हड्डी को भी ख़राब कर सकता है। तो अगर हम एक्सरेज को एआई के उस पर सॉफ्टवेयर पर डालें तो वो भी डिटेक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो कि चल रहे हैं अभी, मतलब अभी रिसर्च फेज में है। अभी इनका वो कहेंगे कि मार्केट नहीं बना है पूरी तरह से, लेकिन वेरी सून वी विल हैव देम एज अ सॉफ्टवेयर्स। ओके सर, तो हमारा पॉडकास्ट अभी यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर दैट अमेजिंग नॉलेज एंड आपके जितने भी एक्सपीरियंस रहे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने लिसनर्स एंड व्यूअर्स सबको यही कहूँगा कि कैंसर अगर हो भी रहा है या किसी को हैबिट है छुड़वाना चाहते हैं तो उसमें कतराना नहीं है, घबराना नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू। नीचे मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी किस्म का कंसल्टेशन लेना है तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी और हिम, ही कैन गाइड you towards me. And thank you so much for listening, and thank you so much Nishant for having me here. Thank you. Okay.